नमस्कार। देश की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से है, जहां पर खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी की तैयारी पंजाब के जालंधर में की गई है। पुलिस ने बड़ा सर्च अभियान किया जालंधर में और तैयारी पूरी है कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा। इस बीच अमृतपाल सिंह के 6 समर्थकों को गिरफ्तार कर भी लिया गया है। एहतियातन पूरे पंजाब में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं। 2 केस अमृतसर के अजनाला थाने में हैं। अपने एक करीबी की गिरफ्तारी से नाराज अमृतपाल सिंह ने फरवरी में अजनाला थाने पर हमला कर दिया था। इस केस में कार्रवाई न होने के चलते पंजाब पुलिस की काफी आलोचना भी हुई थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि बस गिरफ्तारी कुछ ही देर में हो सकती है। और अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने पंजाब के मोहाली में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान अमृतपाल सिंह के समर्थक तलवार, भाले जैसे हथियार लिए हुए थे। इसके चलते मोहाली में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। और सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, ये संशय अभी भी बना हुआ है कि गिरफ्तारी अमृतपाल सिंह की हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं आई है। देखिए, जो सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि वो अमृतपाल को गिरफ्तार करने के काफी करीब हैं। अभी तक औपचारिक तौर पर वो पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है। लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक अमृतपाल को घेर लिया था, उसका पीछा पुलिस कर रही थी। अमृतपाल आज जालंधर और मोगा इलाके में कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पहुंचा था और वहां पर एक गुरुद्वारे के नजदीक इसको घेरा गया और उसके समर्थक भागे। तो उसके कुछ समर्थक जो हैं, 6 समर्थक हैं, उनको पुलिस ने पहले हिरासत में लिया और उनके पास कुछ हथियार भी थे। उसके बाद अमृतपाल वहां से भाग निकला था, ऐसी जानकारी मिली है। उसके पीछे पुलिस थी और अभी तक सबसे आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि अमृतपाल अभी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जो सूत्र है वो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जल्द इसकी गिरफ्तारी हो सकती है। जैसे कि कदम ने आपने बताया कि फरवरी में अजनाला के इंसिडेंट के बाद से लगातार पंजाब पुलिस को काफी आलोचना सहनी पड़ रही थी कि कैसे अमृतपाल आता है थाने में। वहां थाने में सैकड़ों पुलिसकर्मी थे, लेकिन तब भी कुछ नहीं करते। वो अपने एक साथी को छुड़वा लेता है, दबाव बनवा लेता है पुलिस पर। उसके बाद अमृतपाल का ये भी कहा जाने लग गया कि अमृतपाल के रूप में पंजाब में एक नया भिंडरावाला पैदा हो गया है। तमाम तरीके की ऐसी बातें हो रही थी, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर के दिल्ली हो या देश के तमाम हिस्सों में बीजेपी की जो शासित सरकार है, केंद्र बीजेपी के नेता भी यही कह रहे थे कि क्या आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हो रही है या क्या प्रो खालिस्तानी नेता को उभरने देगी। तो यही वजह है कि बहुत प्लान करके ये पूरा ऑपरेशन किया गया। उस समय ऑपरेशन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि G20 होना था पंजाब में, अमृतसर में। ऐसे में कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई कानून व्यवस्था की स्थिति ना उत्पन्न हो जाए, इसलिए बहुत प्लान करके ये पूरा निर्णय लिया गया है। उसके बाद तकरीबन 12 जिलों से पुलिस बुलाई गई थी। पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी मदद दी जा रही है। तो पंजाब पुलिस की दो स्पेशल टीमें थी जो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, अभी भी अंजाम दे रही हैं। आपको बताएं कि अमृतपाल जो है वो पहले तो दुबई में रहता था, एक आम पंजाबी लड़का जो विदेश में जाकर बसना चाहता था, वहां गया, पगड़ी भी नहीं बांधता था, लेकिन 2020 में वापस भारत आता है। सोशल मीडिया में किसान सौरभ से संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा वो बता रहे थे कि अभी तक गिरफ्तारी की बात की पुष्टि नहीं हुई है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार हो सकते हैं और गिरफ्तारी के बहुत करीब हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और इसके लिए काफ़ी इंतज़ाम किया है इस गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने। रुख करते हैं मेघा प्रसाद का, सीनियर एडिटर हैं। मेघा, जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बहुत लंबा चौड़ा अरेंजमेंट किया गया है ताकि इस शख्स को गिरफ्तार किया जा सके। निश्चित तौर पर ये होम मिनिस्ट्री से कंसल्टेशन के बाद ही हुआ होगा। आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? जी कादम्बिनी, ये सही बात है। जो खबरें अब आ रही है सूत्रों के द्वारा
बाहर की लंबी चौड़ी इसमें प्लानिंग हुई थी और काफी समय से हो रही थी। इसी महीने के 2 तारीख को जब भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री अमित शाह को मिलने आए, ये आखिरी मुलाकात थी एटलीस्ट आज के अरेस्ट या इस इंसिडेंट के पहले कि इनकी जो सबसे रीसेंट मुलाकात है ये 2 तारीख की थी, मगर उसके पहले भी ये दोनों नेता बैठे थे साथ में। 2 तारीख की जो मीटिंग थी उसमें ये बताया जा रहा है कि जो फाइनल टचेस थी इस पूरे प्लान को वो दिया गया था जब ये बैठे थे गृह मंत्रालय में पंजाब के मुख्यमंत्री। पहले तो पंजाब की सरकार ने मदद मांगी केंद्र के सरकार से इस बात पर, और वहां की कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए ये भी बात सामने आई थी कि शायद हो सकता है हिंसा बढ़ के अगर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया जाएगा, तो उसकी पूरी तैयारी पहले से केंद्र ने काफी मदद की है पंजाब सरकार की, और पहले से ही फोर्सेस को डिस्पैच किया गया था। दूसरी ये बात है कि जो 2-3 मुलाकातें हुई हैं भगवंत मान की अमित शाह जी के साथ में, उन सारी बातों में उनमें से एक मीटिंग में बहुत एलाबोरेट डिस्कशन हुआ है अजनाला के कांड पर। वो सारी बातें जो भी पंजाब के मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से जितनी इनपुट देनी थी गृह मंत्री को और गृह मंत्रालय को, वो सब दिया गया था। जो मदद मांगी गई थी वो भी की गई थी, मगर 2-3 बातों का इनको ध्यान रखना था। पहला ये था कि G20 की 3 दिन की कार्यक्रम चल रहे थे पंजाब में, ये नहीं चाहते थे, केंद्र सरकार ये नहीं चाहती थी कि उसमें किसी भी तरीके की दखलंदाजी हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। अगर अमृतपाल सिंह को अरेस्ट किया जाता है तो तब तक रुकने की बात बोली गई थी। तो वो 3 दिन का कार्यक्रम कल खत्म हुआ। आज हम देख रहे हैं कि गिरफ्तारी की कार्रवाई सुबह से शुरू हो गई है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कल मूसेवाला को लेकर भी, क्योंकि कल एक अहम दिन है मूसेवाला को लेकर, वो चाह रहे थे कि उसके पहले भी ये कार्रवाई की जाए, तो शायद ये सब चीज को देखकर आज का दिन ऐसा था जिसमें इन्होंने सोचा कि इनके लिए समय था कि आज वो मूव करें और अमृतपाल सिंह की अरेस्ट की जाए। और इस सब के अलावा ये जो और भी एक बात सामने आ रही है कि केंद्र सरकार का ये कहना था पंजाब की सरकार को कि मेघा से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन वो सूत्रों के हवाले से जो बता रही हैं उनका ये कहना है कि करीब 15 दिन पहले मुलाकातें हुई थी पंजाब के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच, और ये सारी प्लानिंग की किस तरह से इस शख्स को गिरफ्तार करना है और कब करना है, कैसे करना है, ये सभी इन चीज़ों पर बातचीत हुई थी। उसके बाद आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं कि पुलिस किस तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश अमृतपाल सिंह को कर रही है, और अभी वैसे आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, लेकिन इसके पीछे पूरी एक योजना बनी है और उसमें केंद्र और राज्य दोनों जो हैं वो साथ इसमें काम कर रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है, और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पूरा इतिहास देखते हुए, सब कुछ देखते हुए ये ऑपरेशन, ये योजना जो है अभी चलाई जा रही है, और पुलिस जो है वो अपना काम वहां पर कर रही है, और वहां पर अर्धसैनिक बल भी पंजाब में तैनात है। तो आपको बताएं कि असल में अमृतपाल सिंह है कौन। कुछ तो हमारे सहयोगियों ने बताया, लेकिन बाकी चीजें आपको हम बताते हैं। ये असल में अमृतसर के जलूपुर खेड़ा गांव का रहने वाला शख्स है। साल 2012 में काम के सिलसिले में ये दुबई गया। 2022 में दुबई से ये वापस भारत लौटा। दीप सिद्धू की मौत के बाद वारिस पंजाब डे संगठन का ये प्रमुख बना। पहले उसका समर्थक था, साथ काम करने की बात सामने आई है। खालिस्तानी आंदोलन को हवा देने का आरोप इस शख्स पर लगा है। फरवरी में अजनाला थाने पर अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने हमला किया। अपने एक साथी लवप्रीत तूफान की रिहाई के लिए यह हमला किया गया था थाने पर। अमृतपाल सिंह ने इशारों में गृह मंत्री को भी धमकी दी थी, ऐसी रिपोर्ट आई। उसने कहा कि इंदिरा गांधी ने हमें दबाने की कोशिश की थी, क्या हश्र हुआ। हालांकि ये भी माना जाता है कि बाद में इसने शायद खंडन किया था, लेकिन ये शख्स है अमृतपाल सिंह, जिसे पकड़ने की आज पुलिस ने योजना बनाई है, पंजाब पुलिस ने, और इसके पूरे इंतजाम किए। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मुंबई की ओर कूच कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इसका ऐलान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और किसान मोर्चे का नेतृत्व कर रहे पूर्व विधायक जेपी गोविंद ने किया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया है वो फौरी तौर पर पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पर कलेक्टरों ने दौरा करना शुरू कर दिया है। पहले हमें डर था कि सरकार सिर्फ आश्वासन देगी, काम नहीं करेगी, लेकिन अब काम हो रहा है तो हम अपना आंदोलन वापस ले रहे हैं और सभी किसान अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। आपको बता दें कि ये किसान सरकार के आश्वासन के बाद ठाणे के वाशिंद में रुके हुए थे। कल सीएम शिंदे ने उनकी मांगों को मानने का भरोसा दिया था, साथ ही आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। सरकार ने मांगों को लेकर एक कमेटी बनाई है जो 1 महीने में सरकार को रिपोर्ट देगी। साथ ही प्याज पर सब्सिडी को बढ़ाकर 300 से बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया गया। वहीं इस आंदोलन के बीच एक दुखद खबर भी आई। मोर्चे में शामिल 58 साल के किसान पुंडलिक जाधव की कल रात मौत हो गई। मोर्चे में लगातार चलने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी थी। सीएम शिंदे ने किसान की मौत पर दुख जताया है और उनके परिवार को 5 लाख रुपए मदद का ऐलान भी किया है। नासिक में दिंडोरी से निकला किसानों का लॉन्ग मार्च, जो कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुंबई की तरफ कूच कर रहे थे। 16 मार्च को यहाँ पर इस वासिंद के इस मैदान पर रुके हुए थे और 16 और जब गुरुवार को सरकार के साथ मीटिंग हुई और सरकार ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों की मांगे मान ली जाएगी, तब से मोर्चा यहीं पर रुका था। इस बात का इंतजार कर रहा था कि सरकार ने दावा तो कर दिया, वादा तो कर दिया, लेकिन क्या वो वादे पूरे भी किए जाएंगे, अमल पर लाए जाएंगे या नहीं लाए जाएंगे। और अगर अमल पर नहीं लिए जाते हैं तो फिर से यहाँ से जो किसानों का मोर्चा है वो एक बार मुंबई की तरफ कूच करेगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दोपहर 12 बजे मोर्चा जो है वो समाप्त कर दिया गया, आंदोलन समाप्त कर दिया गया, क्योंकि ऐसा लगने लगा है कि ज़मीनी स्तर पर जैसे हम देख रहे हैं कुछ सरकारी कर्मचारी हैं, ऐसे अलग अलग जगहों पर जहां पर ज़रूरत है सरकारी कर्मचारियों ने पहुंचकर जो ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करनी है, जो उनकी मांगे थी, जो उसको जो कागज़ों पे लाना है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से कर दी थी। जो मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, इस मोर्चे का पूर्व विधायक और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जेपी गावित, वो फिलहाल उन्होंने घोषणा की और सभी जो यहाँ पर किसान जमा थे उनको बसों के जरिए, दूसरी गाड़ियों के जरिए और रेलगाड़ी के जरिए भी वहाँ पर छोड़ने के लिए चले गए हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए उनके बेटे हैं इंद्रजीत गावित, जो कि इस मोर्चे में पहले दिन से शामिल थे और पूरी व्यवस्था देख रहे थे। यानी पिता जो है मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे और ये उसकी व्यवस्था देख रहे थे। इंद्रजीत, आप लोगों ने दावा किया था कि जब तक 4 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि जब तक दिखेगा नहीं, ज़मीन पे काम होता नहीं दिखेगा, हम वापस नहीं लेंगे। लेकिन आज आप लोगों ने मोर्चा आंदोलन वापस ले लिया और सभी किसानों को हम देख रहे हैं कि भेज भी दिया गया। तो आप लोग को भरोसा हो गया सरकार काम करेगी? अभी जो गवर्नमेंट ने यहाँ वादा किया था कि जो आश्वासन दिया है वो असेंबली में उसका अमल करेंगे, तो हमने देखा कि नासिक ज़िले में हर एक तहसील में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार सब मिलके तालुका में घूम रहे हैं, सब मीटिंग वगैरह लेके वहाँ का जो तलाटी है उनके माध्यम से सब जो 7/12 का सवाल है या घरकुल का सवाल है, जो बिजली का सवाल है, वो सब दिख रहा है। तो अभी गांव से फ़ोन आने लगे कि अभी यहाँ तहसीलदार आए हैं, यहाँ तलाटी आ गए हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, फॉरेस्ट के लोग आ रहे हैं और सब मतलब काम जो है वो नीचे चालू होने की शुरुआत अभी हो गई है। तो हमें गाँव से पता चला, प्रशासन से नहीं, गाँव से पता चला और हमारी मांग थी कि अभी आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं है, हमें अमल चाहिए। जो भी हमने मांग रखी है, गवर्नमेंट ने मानने की है, उसका अमल गांव तक होना चाहिए। अभी अमल जो है अभी वो चालू हो गया है, इसलिए हमने जो अभी ये लॉन्ग मार्च था अभी ये यहाँ बंद कर दिया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राघव चड्ढा ने कहा कि मनीष सिसोदिया एक आधे राज्य के आधे उप मुख्यमंत्री अगर बीते 8 साल से प्रधानमंत्री और प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी सरकार के नेताओं की जासूसी करा रहे थे और इसकी कानो कान खबर ना हुई केंद्र सरकार को ही, ना ही ईडी, एनआईए और सीबीआई को, तो सवाल तो इन एजेंसियों पर है। फिर तो चीन, पाकिस्तान जाने क्या क्या करते हैं, तो उन पर आप क्या कर पाएंगे? चड्ढा ने यह भी आरोप लगाया कि आपके विधायकों को जांच एजेंसियों के नाम पर डरा धमकाकर सरकार गिराने की फिराक में है। चड्ढा ने कहा कि बीजेपी सत्ता पक्ष के आप विधायकों को सियासी विकल्प दे रही है। जवाब में बीजेपी ने कहा कि राघव चड्ढा ठीक से सिसोदिया का बचाव नहीं कर पा रहे, उन्हें जासूसी मामले से जुड़े एफआईआर को पढ़ने के बाद कुछ बोलना चाहिए। पिछले 8 साल से ये आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की जासूसी करा रहे हैं। इसके चलते उन पे सीबीआई का एक और मुकदमा दर्ज हो गया।
अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे बड़ा सवाल तो भारत की एजेंसियों की और केंद्र सरकार की काबिलियत पे खड़ा होता है। अगर 8 साल से आप एक आधी सरकार का आधा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री आपकी जासूसी करा रहा था और आपको 8 साल तक पता नहीं लगा, तो फिर चीन और पाकिस्तान आपके साथ क्या क्या कर रहा है उससे तो फिर आप क्या ही लड़ पाएंगे। सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ रत्ती भर भी केस नहीं है, सबूत नहीं है, एविडेंस नहीं है। एक ही मकसद है भारतीय जनता पार्टी का कि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर ना निकल पाए, और उसी मकसद के चलते आज ये प्री ट्रायल बेल ना मिले, प्री ट्रायल जेल मनीष सिसोदिया जी को मिल जाए, इस पॉलिसी पे केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार लगातार चल रही है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि ये पूरा केस एक क्लासिक एग्जाम्पल है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ का। आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा 70 विधायकों की विधानसभा है। आम आदमी पार्टी के 70 में से 62 विधायक हैं, 62, और बीजेपी के मात्र 8 विधायक हैं। लेकिन उन 8 सीटों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर केजरीवाल सरकार गिराना चाहती है। सरकार गिराने के लिए आपको विधायक चाहिए। विधायक अगर बीजेपी की तरफ हो गए तो सरकार गिर जाती है। आपने देखा कि कैसे महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक विधायक बीजेपी ने खरीद लिए, विधायकों को बीजेपी ने तोड़ लिया और उस समय की स्थानीय सरकारों को गिरा दिया। आज वैसे ही बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल सरकार गिराने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है कि राघव चड्ढा एक कमजोर पिच के ऊपर खेल रहे हैं और एक कमजोर डिफेंस लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उस एफआईआर में कहीं नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की स्नूपिंग हो रही है, 8 साल से हो रही है। ये मामला 2015-16 का है, जब एसीबी आप लोगों के पास थी। तब आपने ये स्नूपिंग के यूनिट्स, जो एफबी यूनिट्स हैं वो बनाए और स्नूपिंग के इक्विपमेंट्स मंगवाए। आरोप ये है। सवाल ये उठता है कि आप इधर उधर की बातें मत करिए, आप तो ये बताइए कि आपने फीडबैक यूनिट बनाया था या नहीं बनाया था, पहला। दूसरा सवाल, आपने स्नूपिंग के लिए इक्विपमेंट्स खरीदे थे या नहीं खरीदे थे? क्योंकि सूचना ये मिल रही है कि आपने इजराइल और तमाम एजेंसियों से, तमाम वेंडर से आपने जासूसी के लिए उपकरण खरीदे थे। आप इन बातों का जवाब दें। बीजेपी मोदी मित्र नाम से एक अभियान शुरू करने जा रही है, जिसके जरिए हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5000 मुस्लिमों को जोड़ने की कोशिश होगी। देखिए रवि रंजन शुक्ला की रिपोर्ट। मुस्लिम शासन काल के 400 साल गुजर गए थे। 400 साल के बाद दारा शिको पैदा होता है, जन्म हुआ और उसने 52 उपनिषद का ट्रांसलेशन कराया मौलवियों से, पंडितों से। फिर दारा शिको को किसी ने कहा कि आपने उपनिषद का ट्रांसलेशन किया है, आपको तो वेद का करना चाहिए, वेद इज द मूल ग्रंथ। तो उसने कहा ठीक है, अब यही करूंगा। लेकिन उसके पहले औरंगजेब की तलवार चमकी, गर्दन कटी, ख्वाब अधूरे। फिर उस घटना के 400 साल के बाद ये घटना घटित हो रही है कि लाल किला बनाने वाले शाहजहां की हुकूमत में दारा शिको का जो ख्वाब अधूरा रह गया था, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हुकूमत में इकबाल दुरानी ने पूरा कर दिया। ये मौका निर्माता निर्देशक इकबाल दुरानी के सामवेद के उर्दू अनुवाद के विमोचन का था, लेकिन मकसद मुस्लिमों को बीजेपी से जोड़ने का है। यही वजह रही कि मंच पर आरएसएस के सरसंघ संचालक मोहन भागवत के साथ मुस्लिम बुद्धिजीवी और हिंदू धर्मगुरु मौजूद थे। साथ ही प्रभावशाली मुसलमानों को इस कार्यक्रम में आरएसएस और मुस्लिम एकता मंच के जरिए बुलाया गया था। खुद आरएसएस के इंद्रेश काफी दिनों से मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने के काम में लगे हैं।
वो कहते हैं इस तरह की किताबों के जरिए एक दूसरे संप्रदाय में समन्वय बनेगा। ये किताब विश्व के लिए मानवता का संदेश है, इसलिए आप इसको केवल ये नहीं कहिए कि ये किसी एक मजहब के लिए और दूसरे मजहब के लिए है, और इसलिए यह मानवता का संदेश है जो हर जन के मन और मस्तिष्क को झंझोड़ेगा और उसमें मानवता का उदय करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है आज यहाँ उपस्थित होने वालों में 50-60% से अधिक इस्लाम मतावलंबी स्कॉलर्स, मौलाना और आलिम लोग आए हुए थे। मुसलमानों को जोड़ने की आरएसएस की पहल के अलावा अप्रैल में एक नया अभियान शुरू होने जा रहा है, मोदी मित्र, जिसमें हर लोकसभा सीट पर कम से कम 5,000 मुसलमानों को जोड़ने की योजना है। इस पूरे कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय से भी तमाम सारे लोग मौजूद थे। इसको एक ये भी पहल के तौर पर देखा जा रहा है कि आरएसएस जो है वो अपनी जो रीच है, जो अपनी पहुंच है, वो मुस्लिम समुदाय तक भी बढ़ा रही है। तो इस किताब के जरिए एक कोशिश ये भी है। इसके लिए लगातार यासिर जिलानी जैसे बीजेपी के युवा चेहरे काम कर रहे हैं। बीजेपी से जुड़ने वाले इन मुसलमानों को मोदी मित्र कहा जाएगा। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं मुसलमानों के बीच में, जो प्रोफेशनल हैं मुसलमान, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी में नुमाइंदा कर रहे हैं, उनके बीच में जाएंगे और उनको हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा किए हुए कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। इसकी शुरुआत में एक बड़ा प्रोग्राम 15 तारीख को भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय में सूफी सम्मेलन करके आगाज किया जा रहा है। वैसे तो 10 मार्च से हमारा ये कार्यक्रम शुरू हो गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में 65 ऐसी सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। बीजेपी की कोशिश है कि मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाई जाए। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से बिजली का संकट पैदा हो गया है। हड़ताल पर गए कर्मचारी कदम पीछे नहीं खींचना चाहते, जबकि सरकार कार्यवाही का मन बना चुकी है। करीब 650 संविदा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है। कर्मचारी भी आर या पार की लड़ाई के मूड में हैं। वाराणसी के कैंट इलाके में लोग 24 घंटे से बिजली गुल होने की वजह से सड़कों पर उतरे हैं। व्यापार मंडल के लोग भी बिजली के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली का यह संकट उत्तर प्रदेश के बिजली विभाग के 72 घंटे की हड़ताल की वजह से हुआ है। ताप बिजली घरों की 5 इकाइयां ठप हो गई हैं। यद्यपि ताप बिजली घरों में प्रबंधन ने जबरदस्ती किया बिजली कर्मियों के साथ, 16 घंटे तक बिजली कर्मियों को भूखे प्यासे जबरदस्ती उनसे काम लिया गया। मैं एक बार पुनः अपील करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हड़ताल हमारा उद्देश्य नहीं है। एक समझौता हुआ है माननीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ 3 दिसंबर को, उसको पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन मानने से इनकार कर रहा है। मजबूरन बिजली कर्मियों को हड़ताल पर जाने हेतु बाध्य किया गया है। मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप हस्तक्षेप करें। बिजली कर्मियों का लक्ष्य हड़ताल नहीं है, समझौते का क्रियान्वयन हो, बिजली कर्मी काम पर वापस लौटे, ये टकराव का वातावरण समाप्त हो। आंदोलन कर रहे बिजली कर्मचारियों का 3 दिसंबर 2022 को सरकार से एक 14 सूत्री मांग पर समझौता हुआ था, जिसमें काम के माहौल को बेहतर बनाने के साथ राज्य विद्युत परिषद का गठन और आगरा व नोएडा के निजीकरण को खत्म किए जाने की मांग थी, जो पूरी नहीं हुई। इस वजह से वो हड़ताल पर है। सरकार कह रही है कि वह हड़ताल कर्मियों से सख्ती से निपटेगी। जो लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, जो लोग राष्ट्रीय परिसंपत्ति का नुकसान कर रहे हैं, जो लोग जनता के जो अबाधित अधिकार है विद्युत आपूर्ति, उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और होगी भी, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सोनभद्र ओबरा में कुछ थर्मल पावर बंद हो गए हैं, जिससे राज्य में जनता को बिजली की कटौती से खासी परेशानी हो रही है। सरकार तो कह रही है कि बिजली आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं है और उसने पूरी व्यवस्था कर रखी है,
जो कर्मचारी नहीं आ रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक 650 आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी, जबकि कर्मचारियों को न लाने के कारण 7 एजेंसियों पर केस किया और हड़ताली कर्मियों पर तत्काल FIR कराने का निर्देश भी जारी किया है। जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं, उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं। ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे। साफ है कि आने वाले दिनों में अगर ये सरकार और कर्मचारियों के बीच में ये लड़ाई और ये रार जारी रही तो आम आदमी को बिजली पानी की दिक्कत हो सकती है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। इत्र का मेला चल रहा है। इसके जरिए लोगों को बताया जाएगा खुशबूदार फूलों से इत्र कैसे तैयार किया जाता है। हमारे संवाददाता मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। खुशबू, इत्र, सुगंध, इन नामों को सुनते ही चेहरे पे मुस्कुराहट और दिल में खूबसूरत सा एहसास होता है। आइए आज आपको रूबरू कराएं जहां पे खुशबुओं का मेला लगा हुआ है। आज हम आए हुए हैं सुंदर नर्सरी जो कि दिल्ली में है, जहां पे मनाया जा रहा है इत्र और सुगंधी महोत्सव, जो कि आयोजित किया गया है दिल्ली टूरिज्म के द्वारा। हमारे साथ कुछ दिल्ली टूरिज्म के भी लोग हैं जिन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज कराया। अगर आप देख पाएंगे कि पूरी जगह पे स्टॉल्स ही लगे हुए हैं और तरीके तरीके के स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे इत्र आए हुए हैं, एसेंशियल ऑयल आए हुए हैं, कैंडल्स हैं जो कि सेंटेड कैंडल्स हैं, तो बहुत ही अच्छा है। तो आइए बात करते हैं इनसे। यहाँ पर और क्या स्पेशल चीज़ है जो हमें जाननी चाहिए? आपको चाहिए तो मिट्टी इत्र को आप देखिएगा। मिट्टी इत्र है कि जो मिट्टी की खुशबू जो है, जैसे बारिश की पहली बूंद पड़ती है और जो मिट्टी से खुशबू आती है, उसका इत्र भी है, बहुत अच्छा है वो। मतलब जो विदेश के लोग हैं वो इसको ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि अपनी मिट्टी से हर एक आदमी उसको पसंद करता है। इस इत्र मेले में आपको इत्र जो कि देग से बनता है, एसेंशियल ऑयल्स जो पेड़ पौधों से एक्सट्रैक्ट डिस्टिलेशन से किया जाता है, और उनका ब्लेंड बन के जो फ्रेग्रेंस बनती है, ये तीनों प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ इन चीज़ों का प्रयोग करके, नेचुरल और रिकॉन्स्टिट्यूटेड का प्रयोग करके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एंड प्रोडक्ट्स, चाहे वो इंसेंस डिफ्यूज़र के हों, चाहे रोलॉन्स के हों, चाहे अगरबत्ती हो, चाहे वो कपड़े पे लगाने के इत्र हों, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको फ्रॉम दी बेस टू दी एंड, मतलब कहाँ से पैदावार और किस प्रोडक्ट तक लगता है, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, ये सारा एक छत के नीचे, एक दिल्ली टूरिज्म की छत्र छाया के नीचे आपको ये इत्र मेले में देखने को मिलेगा। सभी आए यहाँ पे अपनी फैमिलीज के साथ, लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ। बहुत ही खूबसूरत मेला है और बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खुशबुओं का एहसास कर पाएंगे जब आप यहाँ पे आएंगे। तो ये मेला कल भी चलेगा, 19 तारीख को ये ख़त्म है, 12 से 9 का टाइम है यहाँ पे। मैं यूसुफ खान, कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ, NDTV इंडिया।